नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर जिनका नाम है संजय कुमार, रहने वाले बिहार के भागलपुर के पास के। और ये जो घटना उनके साथ घटी थी 2004 की बात है। तो आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। क्या हुआ था संजय के साथ में, संजय की ही जुबानी आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे पापा के पास में उस टाइम में 6 ट्रक थे, जिसमें एक ट्रक तो मैं खुद चलाता था और दूसरा मेरे पापा। अब बाकी के जो 4 ट्रक थे ना, वो हमारे रिश्तेदार। पापा किसी अनजाने व्यक्ति का अपना ट्रक नहीं देते थे। जो भी ट्रक था सब अपने ही रिश्तेदारी में कोई ना कोई चला रहा था। और मैं भी उन टाइम में नया नया जोश था, जवान था। उम्र करीब यही होगी 24-25 साल की। जवानी में अब जोश तो ज़्यादा ही डबल होता है। मेरे जो पिता हैं वो पुराने ख्यालात के थे। अब मुझे अभी ड्राइवरी करते हुए मात्र करीब 7-8 महीना ही हुआ था। मेरे पिता जब उनके पास में टाइम होता, हम घर पर होते, इकट्ठे होते, तो मुझे रास्ते की दुश्वारियां बताया करते थे। अपना सारा अनुभव वो मुझे देना चाहते थे कि संजय, ये सब बातें जो बता रहा हूं, इसको गांठ बांध कर रख लो, तुम्हारे भविष्य में ये काम में आएगी। लेकिन मैं नए जमाने का लड़का, उनकी पुरानी बातों को कौन अहमियत देता है। मैं उनकी बातें सुनता जरूर था, लेकिन इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना। मैं सोचता था कि ऐसी पापा मेरी बात करते हैं जो विश्वास करने लायक होती ही नहीं है। भला आज के युग में रोड पर भूत प्रेत कहाँ दिखाई देते हैं। अब पापा ज़्यादातर जो बातें मुझे समझाते थे रोड के बारे में कि बेटा, ट्रक तुम्हें कहाँ खड़ा करना है, और रास्ते में जब ऐसे लोग तुम्हें मिले तो वहाँ पर ट्रक नहीं रोकना है। भूत प्रेत के बारे में ही ज़्यादा बताया करते थे। अब मैं इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मैं बस यही जानता था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते ही नहीं है। और सारी बात जो पापा बताते थे मैं सुनता जरूर था, लेकिन अमल उस पर बिल्कुल नहीं करता था। अब मैं अपने काम में लग जाता था। मेरी जो मेहनत थी रंग लाती थी। मैं पापा से ज़्यादा पैसा ट्रक से कमाने लगा था। एक तरह से मुझे अब घमंड सा आ गया था कि देखो, मैं अभी 9 महीने का, अभी 7-8 महीने ट्रक चलाते हुआ, और मैं अपने पापा से ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा हूँ। एक घमंड सा हो गया था। और उस टाइम मुझे एक शौक जरूर था, संगीत का शौक। मैं अपने ट्रक में स्पीकर लगा रखे थे और मैं धूम धड़ाके से रास्ते में चलते हुए गाना सुनता रहता, ट्रक चलाते रहता। यही मुझे एक शौक था। इसके अलावा कोई भी ऐसा शौक मैंने नहीं पाला था जो अधिकांश ट्रक ड्राइवर वाले पाल लेते हैं। वो शौक मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैं जब इस घटना को आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो बताते हुए भी मैं हिल जाता हूँ। ऐसी घटना है ही। और चलिए देर नहीं करते हैं, हम बताते हैं कि अब जो घटना का शुरुआत हुई थी तो कैसे हुई थी। मैं अपना ट्रक लेकर के और एक लंबी सफ़र पर जा रहा था। पूरे रात का सफ़र था वो। जहाँ से मैं माल उठाया था, अब मैं आधे रास्ते तक पहुँच गया था। रात के करीब 1 बज रहा था। अब मैं चाहता था कि सुबह के 6-7 बजे तक उस गोदाम में पहुँच जाऊँ और अपना ट्रक लाइन में लगा दूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा ट्रक खाली हो जाए और फिर मैं ट्रांसपोर्ट पर दूसरी जगह पहुँच जाऊँ और वहाँ से दूसरा चक्कर लेने का कोशिश करूँ। यही मेरा प्लान था और इसी प्लान के तहत मैं अपना ट्रक को चला रहा था। मैं ज़्यादातर सिर्फ रुकता था
चाय पीने के लिए। एक चाय मुझे ज़रूर चाहिए था। खाना खाऊं या ना खाऊं, लेकिन चाय की आदत मुझे लगी हुई थी। यही मेरा एक नशा था, चाय, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और मैं ट्रक दौड़ाता हुआ चलता जा रहा था। मेरे ट्रक में म्यूजिक बज रहा था, लाउडली मैं बजाता था। और वही म्यूजिक बजाते बजाते मैं अंधेरी सड़क पर सड़क पार करता चला जा रहा था। जितनी हो सकता था मैक्सिमम स्पीड पर मैं अपना ट्रक चला रहा था। और वो जो रास्ता था ना, थोड़ा एकदम वीराना रास्ता था, रोड था। दोनों तरफ अब जंगल जैसा दिखाई दे रहा था, जंगली झाड़ियाँ, खेत, कहीं जंगल झाड़ी, बस ऐसे ही कुछ नज़र आ रहा था। कहा जाए तो बिल्कुल एकांत रास्ता था, और वो भी आधी रात का वक्त ऊपर हो चुका था। मैं म्यूजिक सुनते हुए ट्रक को दौड़ाए जा रहा था, और अचानक मेरा जो ट्रक था अब गड़गड़ा करके जैसे लगा कि इंजन में कोई खराबी आ गई है। ऐसा होता था मेरे ट्रक में, मेरे साथ में ऐसा कई बार हुआ था। तो मैं घबराया नहीं। मैं जानता था कि थोड़ी देर में ट्रक को ठंडा कर दूंगा, अब फिर जब ठंडा हो जाएगा ट्रक ना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा तो ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ में महीने भर में 2-3 बार हो चुका था। लेकिन पापा कहते थे कि ट्रक की सर्विस करा ले, लेकिन मैं पैसा कमाने को होड़ में जो लगा हुआ था, मैं कहा कि हाँ मैं करा लूँगा, अब मुझे टाइम मिलेगा तब। अब वही ट्रक मुझे दिक्कत दे रहा था, सर्विस मांग रहा था, अब मैं सर्विस करा नहीं रहा था, और मैं ऐसे ही झेलते हुए चल रहा था ट्रक को। अब ट्रक मेरा रुक चुका था। अब मैं जानता था कि कम से कम आधा घंटा से ऊपर ट्रक का इंजन ठंडा होने में कम से कम लगेगा। और मैं रोड पर अपना ट्रक लगाए और लाउडली म्यूजिक रात में बज रहा था। अब मेरे जो स्पीकर की आवाज़ थी दूर दूर तक अंधेरे में जा रहा होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। ना मैं आज तक परवाह किया कि मेरे स्पीकर से जो आवाज़ निकल रहा है किसी को कानों में बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं था। नए ज़माने का लड़का, और मैं चाहता था कि जो कोई मेरे म्यूजिक सुने, मेरे सिस्टम की तारीफ़ करे, वाह क्या सिस्टम लगा रखा है। और जो भी कोई तारीफ़ करता ना तो मैं गदगद हो जाता था। और फिर क्या कहना, नए नए गाने सुनना, नए नए मैं कैसेट और कई तरह का अपना सिस्टम रखता था गाने का, और वही सब चल रहा था। अब आधा घंटा तो लगभग हो चुका था, म्यूजिक मेरा अभी भी बज रहा था, और मैं सोचा कि अब आधा घंटा हो चुका है, एक बार ट्राई मार लेते हैं। और मैं अपना ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, और मैं नीचे उतर गया, ट्रक से नीचे उतर गया। सोचा कि थोड़ा इधर उधर टहल ले, अब इतना देर मुझे ट्रक चलाते हुआ कमर भी सीधा कर ले, क्योंकि सीट पर बैठे बैठे कमर अकड़ सी जाती है, खास करके ड्राइविंग करते हुए। और वही मैं चहलकदमी इधर से उधर कर रहा था। स्पीकर मेरे जो केबिन में लगे हुए थे लगातार बज रहे थे, अब मैं उस गाने का मज़ा भी ले रहा था। और तभी सामने की जंगल के साइड से मुझे 2 लोग आते हुए दिखाई दिए, और इतना तेज़ी से वो लोग आए और हमारे ट्रक के सामने खड़े हो गए। मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं जब देखा था तो काफ़ी दूर थे, और पलक झपकते जैसे लगा कि वो सामने आ गए। तब मैंने जब नज़दीक आए तो मैंने देखा कि उसमें एक बुजुर्ग औरत थी और एक जवान लड़की, और वो बुजुर्ग औरत मेरे सामने खड़ी थी और उसके पीछे जवान लड़की। दोनों पुराने कपड़े पहन रखे थे, मैले कुचले से कपड़े थे, देखने में ही गरीब परिवार के लग रहे थे। और अकड़ करके वो औरत, जो बुजुर्ग औरत थी, और कहने लगी, ये इसको बंद करो, ये इतना शोर क्यों कर रहे हो, बंद करो इसको, इस जगह पर इतना शोर नहीं किया जाता है। मैं गाना सुनने में लगन में ऐसे ही लगा हुआ था, और अचानक उस लेडी ने, जो बुजुर्ग लेडी थी, और वो चीखना शुरू कर दिया कि बंद करो इसको, बंद करो। मैं अब उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि आपको इस गाने से क्या तकलीफ है, मैं अपने ट्रक में बजा रहा हूँ ना,
आपके घर में तो नहीं बजा रहा हूँ। इस जंगल में मुझे घर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ रहती हैं आप? मैं उनसा सवाल उनसे पूछने लगा। वो और गुस्सा हो गई, कहने लगी हमारा घर यहीं पर है और ये तुम्हारा शोर है ना, मुझे हमारे परिवार वालों को सभी को पसंद नहीं आ रहा है। शुक्र मनाओ कि मैं आई हूँ, अगर कोई और आ जाता ना तो तुम यहाँ पर खड़े नहीं रहते। मैं यंग था और जोश में था, लेकिन सामने बुजुर्ग लेडी, मैं उनसे क्या बोलूं। मैं कहने लगा अम्मा ऐसा करो, तुम जाओ, जिसको भेजना है ना उसको पहले भेज देना, गाना तो यूं ही बजेगा, मैं अब बंद नहीं करूंगा, जब तक मेरा स्टार्ट ना हो जाए ट्रक मैं ऐसे ही बजाता रहूंगा, मुझे अब परवाह नहीं है, जो करना है आप कर लो। बुजुर्ग लेडी और मेरी तरफ देखती रही, घूरती रही, और पीछे से जो जवान लड़की थी अब वो उसकी आवाज़ आई, कहने लगी कि देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, चेतावनी एक तरह से समझ लो, अगर तुम 2 मिनट के अंदर में अपना स्पीकर ये बंद नहीं करोगे भोंपू, तो समझ लो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। मैं उस लड़की को देखा, मैं सोचा कि लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी, ये बुजुर्ग लेडी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैंने कहा कि देखो मैडम, आपकी ये अम्मा है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, आप जिसको भेजना है आप भेज करके देख लो, मैं अब स्पीकर अपना बंद नहीं करने वाला जब तक मेरी गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। वो लड़की पैर पटक रही थी, गुस्से में थी, और अपनी माँ की हाथ पकड़ करके, मैं समझा उसकी माँ ही होगी बुजुर्ग लेडी को, और कहने लगी कि चलो यहाँ से, देखते हैं इसको। लड़की बड़े गुस्से में थी और खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसकी गुस्सा देख करके हंसने लगा था और कहने लगे जाओ जाओ, जिसको भेजना है भेज दो, मैं यहीं पर हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जाओ। अब फिर वो पैर पटकते हुए उस ओल्ड लेडी को लेकर के और जिधर आई थी उधर ही चले गए, वो भी तेजी से। मैं हैरान था उस ओल्ड लेडी के चाल पर। चलो लड़की है, तेज चल सकती है, दौड़ सकती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी इतना तेज कैसे चल सकती है, मुझे वही बड़ा ताज्जुब लग रहा था। लेकिन मैं उस टाइम थोड़ा गुस्से में था, अब रंग में भंग हो गया था। अब मुझे भी लगा कि मैं इतना शोर कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैं अपना स्पीकर कम कर लेता हूँ। अब वही मैंने किया, अब जो वॉल्यूम था आधा कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा था। रात के टाइम में हमारे स्पीकर के आवाज़ दूर दूर तक जा रहे थे, और आखिरकार करीब 5-7 मिनट और बीत गया। मैं सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई करूं, शायद अब मेरा इंजन ठंडा हो गया होगा, ट्रक स्टार्ट हो जाएगा। और वही मैंने किया, जैसे ये स्टार्ट किया ना ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर मैं उधर देखने लगा जिधर जवान लड़की और आंटी जो ओल्ड लेडी थी गई थी, लेकिन उधर में अब वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे, ना उधर से कोई जेंट्स आता हुआ दिखा। मुझे लगने लगा कि चलो यहाँ क्या करना है, अपना काम तो हो गया, ट्रक स्टार्ट हो गया, चलो निकल लेते हैं। और ट्रक स्टार्ट हुआ, गियर में डाला, अब मैं चल पड़ा। और तब मैंने देखा कि उधर से कोई लड़की दौड़ती हुई आ रही थी, और जब मैं ध्यान से देखा ना तो मुझे वही लड़की लगी जो उस ओल्ड लेडी के साथ में थी। मैं उसके दौड़ते हुए देखते हुए हाँ मन ही मन हंसने लगा कि देखो ये क्या क्यों आ रही है, इसका क्या मतलब है। लेकिन अब मेरा ट्रक गियर में डल चुका था और मेरा ट्रक चल पड़ा था। मैं परवाह नहीं किया, चल पड़ा अपना ट्रक लेकर के। लेकिन मैं मुड़ मुड़ कर देखता रहा, वो मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। मुझे लगा कि लड़की पागल है क्या, ट्रक से मुकाबला करेगी वो भी दौड़ करके, जरूर ये मेंटली डिस्टर्ब है। मुझे अब यहाँ रुकना ठीक नहीं लगा और मैं ट्रक का स्पीड बढ़ा दिया, दौड़ाने लगा। कुछ दूर तक वो लड़की दौड़ती हुई नजर आई, इसके बाद मुझे वो नजर नहीं आई। अब मैं अपना मस्त अब गाना सुनता हुआ चल पड़ा। सुबह तक मैं अपनी मंजिल पर जा पहुंचा था, सब कुछ आराम से हो गया। अब मेरा माल खाली हो गया था, दूसरे ट्रांसपोर्ट पर पहुंच गया, जहां मुझे
हर बार माल मिल जाता था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मैं उस ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुंचा। मालिक ने कहा कि भाई आज तो माल है नहीं। अब मैं देख रहा था कि वहाँ और भी ड्राइवर थे, ट्रक थे, और सबको वो माल दे रहा था कि तुम फलानी जगह चले जाओ, तुम फलानी जगह चले जाओ। और मैं ही इकलौता ऐसा ड्राइवर था जो मुझे मना कर रहा था। और काफ़ी दिनों से मैं उनको जानता था, मेरे पापा को भी वो जानते थे। मैं कहने लगा कि अंकल आप इतने लोगों को माल दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? कहने लगे बेटा अब माल ख़त्म हो गया, तुम लेट पहुँचे हो, अगली बार देखेंगे, अब तो माल मेरे पास में नहीं है, कल तक इंतज़ार करना है कर लो, शायद शाम तक माल मिल जाए। और बेरुखी से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे ये थोड़ा अटपटा सा लगा, उनका बिहेवियर बड़ा अजीब लगा कि मैं जब भी आता था बड़े प्रेम से बोलते थे, पानी के लिए पूछते थे, चाय के लिए पूछते थे, लेकिन आज तो उन्होंने बैठने तक का नहीं बोला और बड़ा बेरुखी से मुझे जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आया। खैर मैं थोड़ा जवान था और उनका एटीट्यूड देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला छोड़ो इनके यहाँ से, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। मैं दूसरी जगह भी गया, वहाँ भी हाथ खाली। तीसरी जगह पहुँचा, वहाँ भी हाथ खाली। सब ने मना कर दिया कि आज माल ख़त्म हो चुका है, रात तक इंतजार करो या कल सुबह तक। फिर मैं अब सोचा कि इंतज़ार करूं कि क्या करूं, लेकिन मैं सोचा कि चलो अपने क्षेत्र में ही चलते हैं, पता नहीं माल मिलेगा नहीं मिलेगा। और खाली ही ट्रक मैं अपना दौड़ाता हुआ निकल लिया। मैं अपने शहर आ गया। रास्ते में एक दो जगह और मैं ट्राई किया था, और लेकिन बात बनी नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं माल मिल रहा है। घर पर आया और पापा तो बाहर गए हुए थे ट्रक लेकर के, और मेरे जो बाकी ट्रक थे सब रिश्तेदार ही चलाते थे, कोई चाचा का लड़का, कोई मामा का लड़का, ऐसे ही काम करते थे। और इसके बाद मैं अपने घर पर था। अब मेरे पास माल नहीं था। पापा अब आ जाते तो माल का प्रबंध जरूर करवा देते कहीं न कहीं से, और मैं इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद मेरे जो बाकी ट्रक थे वो भी अब आ करके खड़े होने लगे। मैं उनसे पूछता था कि क्या तुम लोग को माल नहीं मिला? वो सब ने मना कर दिया कि नहीं, हमें भी माल नहीं मिला। आखिरकार अब पापा भी आ चुके थे, वो भी अब सारा ट्रक देख करके हैरान थे। कहने लगे ऐसा क्या हुआ कि सब यहीं पर इकट्ठे हो, माल किसी को नहीं मिला? मैंने बताया कि ऐसा ही हुआ है, और ये हमारे जीवन में, हमारे लाइन में जब मैं उतरा था, ये पहली घटना थी कि सारे ट्रक मेरा खाली पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं। सब जो ड्राइवर थे हमारे सब बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, पापा भी आकर के बैठ गए थे। और वो अपने जो भी जानने वाले लोग थे उनसे अब जा जाकर मिलने लगे ताकि माल का प्रबंध हो, हमें चक्कर मिले, तभी तो कमाई होगी। लेकिन जहाँ जाते खाली हाथ लौट के आते। ऐसा क्या हो गया था? बड़ी मुश्किलों से एक दो चक्कर हमारे ट्रकों का मिला, वो भी बड़ी परिश्रम किए पापा, और तब जाकर के वो ट्रक निकले। और इसके बाद पापा भी निकले, उनको भी छोटा मोटा काम मिल गया था। मैं अब उस जगह पर अकेले था। अब पापा ने बोला था कि फलाने ट्रांसपोर्टर के पास चले जाओ और ले जाके अपना ट्रक खाली करके, मतलब खड़ा कर देना, और उन्होंने बोला है कि देर रात तक माल मिल जाएगा, 9-10 बजे तक तुम जाके इंतज़ार कर लो और वहीं पर रहना। मैं भी उस जगह पर पहुंच गया। वहाँ पर वाकई में 9-10 तो ऐसे ही बच गया था। और इसके बाद जो माल मिला वो अधूरा माल था, पूरा ट्रक का माल नहीं था, आधा भाड़ा। अब करे तो क्या करे, खाली ट्रक लेकर के घर बैठना भी ठीक नहीं था। अब वो आधा अधूरा भाड़ा लेकर के मैं रास्ते में निकल गया ट्रक चलाता हुआ, और संजोग से वही रास्ता था जिस जगह से मैं उस रात को गुजरा था, जहाँ पर ये सब हंगामा हुआ था। वो लड़की दौड़ती हुई मेरे ट्रक का पीछा किया था। अब मैं उसी रास्ते से अब निकल रहा था। मेरी आदत थी म्यूजिक सुनने की, वो भी लाउड। अब मैं वैसे ही बजाता हुआ चलता जा रहा था, और संजोग देखो कि जिस जगह पर मेरा ट्रक खराब हुआ था
उसी जगह पर मेरा ट्रक आकर के फिर अचानक, कोई इंजन में आवाज़ नहीं, ऐसा कोई लगा नहीं कि इंजन में कोई खराबी हुई हो, बस इंजन बंद हो गया, जैसे मेरी बैटरी वगैरह सब कुछ खत्म हो गया हो। पूरा सिस्टम ही एक तरह से, स्पीकर, आवाज़, सब कुछ खत्म हो चुका था, बंद हो चुका था। बैटरी लगा कि डिस्चार्ज हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बड़ा ताज्जुब में था कि चलो, बैटरी डिस्चार्ज तो होने का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरी बैटरी नहीं थी और ऐसा हो नहीं सकता था। इंजन चलो मान लेते हैं कि खराब हो सकता है, आप सर्विस नहीं कराया है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जो हुआ था मैं बड़ा सोच में पड़ गया था। मैं उसी जगह पर था, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, इतना परफेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन इलाका वही था, ऐसा ही मुझे लग रहा था। अब मेरे ट्रक में अंधेरा हो चुका था, लाइटें वाइटें सब बंद हो चुकी थी, म्यूजिक सिस्टम बंद हो चुका था और रात का गहरा सन्नाटा। जिधर भी देखूं अंधेरा ही अंधेरा। आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल तारे चमक रहे थे। तारों की जो चमक थी उसमें हल्की फुल्की अब रात के टाइम में दिखाई पड़ रहा था, बाकी हर तरफ अंधेरे का राज था। मैं अब क्या करूं, ट्रक में बुरी तरह से फंस गया था। मैं कोशिश तो बहुतेरा किया कि मैं ट्रक का इंजन चालू कर लूं, बैटरी जो हमारा डिस्चार्ज है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, अब मैं सही करने में लगा था, लेकिन बड़ी परिश्रम करने के बाद भी मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाया। अब मैं हताश हो गया था और वहाँ पर जो साइड में पेड़ लगे हुए थे, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, पेड़ बिल्कुल शांत खड़े हुए थे और अचानक एक लंबा सा पेड़ था, वो जोर जोर से हिलने लगा। मैं समझा कि शायद आंधी तूफान आ गई है, लेकिन जब आश्चर्य जब हुआ कि मैं देखा कि बाकी पेड़ तो बिल्कुल सामान्य रूप से खड़े हैं और एक ही लंबा पेड़ जोर जोर से हिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हवा सिर्फ उसी को लग रही है, बाकी पेड़ को नहीं लग रहा? सही मायने में अब मैं उस रात में पहली बार डरा था। मेरे पापा के कहे हुए बात अब सब कुछ याद आने लगा। मेरे पापा कहते थे कि बेटे, रोड पर कई तरह की दुश्वारियां आ जाती है जिसको पहचानना पड़ता है। अगर तुम उन दुश्वारियों को पहचान लोगे ना तो कभी धोखा नहीं खाओगे। और एक एक बात मुझे दिमाग में आता रहा। पापा कहते थे कि देखो बेटा, रोड पर कई तरह के भूत प्रेत घुमा करते हैं और पहचानने की तुम्हें नज़र चाहिए। कभी भी उनसे पंगा मत लेना, उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना। अगर वो तुम्हारा पीछा करे तो तुम रोकना मत। जितनी तेज गति से ट्रक चलाना चाहते हो दौड़ा लो और उनसे दूर निकल जाओ। अब वही सब मैं बात सोच रहा था और उस दिन का रात का घटना जो था मुझे अब याद आ गया था। मैं देखने लगा कि आखिर ऐसा पेड़ में क्या है, क्यों इतना जोर से हिल रहा है जबकि आसपास के पेड़ बिल्कुल खड़े हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? और तब मुझे ध्यान आया कि वो ओल्ड लेडी और वो लड़की इसी साइड से आई थी जिधर पेड़ का रास्ता है। मैं उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि इस साइड में कहीं कोई बस्ती, कोई गांव है। बिल्कुल एकदम अंधेरा, कहीं से भी रोशनी अब मुझे नज़र तक नहीं आ रही थी। और अचानक मैं सोचा कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इंजन को सही करने की कोशिश करते हैं। अब सारी रात मैं फंसा हुआ था, डर लग रहा था। पापा ने जो बताया था और उस वजह से अब मैं थोड़ा डरा हुआ था। मैं सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे इस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन ट्रक स्टार्ट हो तब ना। मैं दोबारा से कोशिश में लगा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द मैं अपना ट्रक सही कर लूं, लेकिन मैं इतना निपुण नहीं था इस काम में। अभी तो मुझे कुछ ही महीने हुए थे ट्रक की लाइन में, और अचानक जैसे लगा कि इंजन के नीचे से कोई चीज़ टपक टपक करके नीचे गिर रहा हो। आवाज़ आने लगे। मुझे लगा कि कहीं
इंजन का तेल तो नहीं रीस रहा है। ये एक खतरे की घंटी है, खास करके ट्रक ड्राइवर के लिए, ट्रक वालों के लिए। अगर इंजन का चेंबर से तेल टपकने लगे तो समझ लो कि मामला खराब हो चुका है। अब बड़ा खतरा मुझे महसूस होने लगा। एक उधर डर लग रहा था, अभी भी पेड़ हिल रहा था, और दूसरा टपकने का आवाज मेरे ट्रक के नीचे से आने लगे। मुझे लगा कि चल करके नीचे देखना चाहिए, क्या वास्तव में जो मैं सुन रहा हूं वो इंजन की आयल की आवाज है जो मेरे इंजन के चेंबर से निकल करके नीचे रोड पर टपक रही है। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। मैं ट्रक से नीचे निकल गया और इंजन के नीचे झुक करके देखने लगा। मुझे दिखा कि कोई चीज गाढ़ा गाढ़ा सा टपक टपक कर गिर रहा था। अब मैं उस जगह पर जाने के लिए झुकना पड़ता। कपड़े में बड़ा साफ पहनता था। मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहना पसंद करता था। मुझे लगा कि इस कपड़े में मैं अंदर घुसा तो कपड़े काले पीले हो जाएंगे। ये कपड़ा मुझे शर्ट उतार देना चाहिए और तब मुझे चेक करना चाहिए। और जैसे ही मैं अब मुड़ा वापस जाकर के केबिन में शर्ट को खोल दूं और फिर आकर के देखूं, और जैसे ही मुड़ा मैं देख करके दंग रह गया था। वही उस रात वाली लड़की जो मेरे ट्रक का काफ़ी देर तक पीछा किया था, मेरे सामने खड़ी थी और बिल्कुल गुस्से में नजर आ रही थी। और कमाल की बात यह थी कि उसकी आंख अंधेरे में भी चमक रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देख करके एकदम, कहा जाए ना तो मैं डर चुका था। उसकी लड़की का तेवर और सबसे डरावनी उसकी आंख, और लड़की गुस्से में जैसे फुफकार रही हो, पैर को अभी पटक रही थी किसी जानवर की तरह। जैसे जानवर कोई गुस्से में आ जाता है तो पैर पटकने लगता है, ऐसे ही वो हरकत कर रही थी। जब मैंने उसका ये रूप देखा तो मुझे और डर लगने लगा। और तब तक वो लड़की बोल पड़ी, क्यों चला ले ट्रक, अब स्पीकर बजा ले जोर जोर से, गाना बजा, मैं भी देखती हूं तुम्हारा गाना कैसे आज बजता है। अब चला, दौड़ा ले अपना ट्रक को, भगा ले। उस रात तो बड़े तेज से भगा कर ले गया था जब मैं तेरे ट्रक का पीछा कर रही थी। बहुत सियाना बनता है ना, आज तू बच नहीं पाएगा, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। जब ये बात उस लड़की के मुंह से निकला तो मैं एकदम खौफ में हो गया कि आखिर ये जो मेरे सामने जवान लड़की, खूबसूरत लड़की खड़ी है पुराने कपड़ों में, ये क्या चीज है भाई, क्या बला है। मेरे पिता कहते थे कि बेटे रात के टाइम में किसी से पंगा मत लेना, चाहे कोई भी रोड पर हो। लेकिन मैं उस रात को तो पंगा ले लिया था, जो कि मुझे नहीं करना था। तो कहीं ये लड़की कोई भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों पर कभी यकीन तो नहीं किया था, लेकिन अब मुझे यकीन करना पड़ रहा था। और लड़की जैसे अभी भी गुस्से में थी, चिल्ला रही थी, बार बार वही बात को रिपीट कर रही थी। अब भगा ट्रक को, गाना बजाना बड़ी जोर जोर से बजा रहा था। उस रात को मैं मना कर रही थी, मेरी माँ मना कर रही थी, लेकिन तू सुना नहीं, उल्टा तू हमें धौंस दे के गया था। मैं तो उसी टाइम तेरी हालत खराब कर देती, लेकिन उस टाइम मेरी माँ थी और इसीलिए मैं बाद में आई थी, तब तक तू निकल चुका था। आज तू भाग के दिखा, मैं अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। और वास्तव में उसके बाद में अब मुझे दम दिखाई दे रहा था। आंखें एकदम और बड़ी बड़ी सी हो गई थी। चेहरा जो सुंदर दिखाई दे रहा था बिल्कुल डरावना सा लगने लगा था। उस रात में मैं उसका चेहरा देख करके सन्न रह गया था और मैं बोलने लगा कि देखिए मैडम, मुझे उस रात में गलती हो गई थी। मैं उस बात को माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो लड़की और गुस्से में हो गई, कहने लगी, मैं तुम्हारा ट्रक का पीछा कर रही थी, तुम ट्रक रोक देते, हम बात कर लेते, लेकिन तुम तो रुके नहीं, मुड़ मुड़ कर देखते रहे और तुम निकल भागे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। वो गुस्से में पैर पटक रही थी और आखिरकार उसने मेरे गिरवान पर हाथ डाल ही दिया। मैं जब उसका हाथ का वजन
महसूस किया ना, तो मुझे नहीं लगा किसी नाजुक लड़की का हाथ मेरे गिरबान पर पड़ा है। ऐसा लगा कि एक भारी सा हथौड़ा मेरे गर्दन पर आकर के रुक गया है। इतना वजन मुझे महसूस हो रहा था। और आखिरकार उस वजन को मैं संभालने में नाकाब होने लगा। बिल्कुल मैं हताश हो गया था। मुझे लगा कि मैं भूतों का बीच में फंस गया हूँ। मेरे पापा जो कहते थे, अब सब कुछ सच सामने आ रहा है। मुझे इन लोगों से पंगा उस रात को लेना ही नहीं चाहिए था। और आखिरकार मैं अपने आप को संभालने लगा, उसका हाथ अपने कंधे से हटाने का कोशिश करने लगा, लेकिन वजन इतना था कि मैं उसको हटा नहीं पा रहा था। और लड़की तो एकदम और गुस्से में बिफर रही थी और अचानक उस जैसे मेरे को खींच लिया और खींचते हुए उसी अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। मैं चिल्लाता रह गया कि मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गया, लेकिन वो मेरी बात को सुन नहीं रही थी। और आखिरकार उस रास्ते पर घसीटते हुए, कहा जाए उस रात को मैं चल नहीं पा रहा था, वो मुझे घसीटते हुए एक तरफ से लेके चल रही थी। ना जाने उसके शरीर में कितना ताकत था। मैं भी जवान था, शक्तिशाली था, लेकिन उसके आगे मैं जीरो हो चुका था। अजीब पावर था उसके शरीर में, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और आखिरकार मुझे एक बड़े से पेड़ के पास में ले आई। जब उस जगह पर लाई तो उस पेड़ के पास में कोई भी नहीं था। बिल्कुल वो पेड़ एकदम एकांत में था, अंधेरे में डूबा हुआ था। और उस पेड़ के पास ले आकर के वो मुझे एक तरह से पटक दिया था। अब फिर आवाज लगाई जोर से, मैं इसको ले आया हूं, माँ जल्दी से आना है तो आ जाओ। और इसके बाद वो इधर उधर देखने लगे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और मैं जमीन पर एक पत्थर के समान पड़ा हुआ था। मैं उठने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका है। मैं अपना वजन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं सकता, ऐसा मेरा शरीर नाकाम सा हो गया था। लेकिन वो लड़की इधर उधर देख रही थी जैसे अब किसी का आने का इंतजार कर रही हो, अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी। लेकिन उस टाइम में शायद उसकी माँ उस जगह पर मौजूद नहीं थी, कहीं दूर चली गई होगी और वो आई नहीं। अब फिर वो लड़की मेरी तरफ आ कर के और अपना पैर जैसे अंदाज में पटक रही थी वैसे पटकना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं तेरे को आज छोड़ूंगी नहीं, मैं बस अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाए और फिर मैं तेरा काम तमाम कर दूँ। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि माँ उसकी न जाने कहाँ गई हुई थी। अब बार बार अपनी माँ को एक तरह से आवाज़ लगा रही थी। अलग भाषा था, मैं वो भाषा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना ज़रूर लगता था कि वो अपनी माँ की आवाज़ लगा रही है। आज जब भी आवाज़ लगाती ना, वो जिस पेड़ के पास मुझे पटका गया था वो पेड़ के पत्ते टहनियाँ थरथरा जाती थी और उसमें जो पक्षी वगैरह बैठे होते थे फरफरा करके उड़ जाते थे। इतनी उसकी आवाज़ में दम था। मैं समझ गया कि मैं किसी जादूगरनी का अब पल्ले पड़ चुका हूँ, या फिर कोई शक्तिशाली चुड़ैल है या शक्तिशाली आत्मा है। आखिरकार समय गुजरता गया और वो अपना गुस्से वाला अंदाज में अभी भी इधर से उधर घूम रही थी, अपनी माँ को आवाज़ दे रही थी, लेकिन माँ न जाने कहाँ चली गई थी, वो आ नहीं रही थी। और मेरी तरफ देख करके बार बार कहती कि थोड़ी देर और रुक जा, बस तेरा अंत मैं करने वाली हूँ, तेरा अंत अब आ चुका है, बस माँ को आने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था, भगवान का कृपा बना हुआ था कि माँ उसकी नहीं आई। और तब वो गुस्से में और एक तरह से व्याकुल हो गई थी। अब उस लगा कि मेरी जान को ख़त्म कर देगी। एक पल तो ऐसा आया कि अपना पैर मेरे सीने पर रख दिया और जैसे रखा तो लगा कि मैं एक पहाड़ के जैसे शिला हो, मैं चट्टान के बीच में अब फंस गया हूँ। मेरे ऊपर इतना वजन आ गया था कि मेरी सांस रुकने लगी थी और वही हुआ, मैं उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मेरे सांस घुटने लगी थी और कुछ ही पलों में ऐसा लगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं
बेहोशी में चला गया था। जब मुझे होश आया ना, तो अभी भी अंधेरा जैसा दिख रहा था। मैं समझा कि मैं तो मर चुका हूं, उस लड़की ने मुझे मार दिया है। मैं भी क्या कोई आत्मा बन गया हूं? मैं अपने आसपास देखने लगा। मैं उसी पेड़ के नीचे अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था और मैं सुरक्षित था। जो मेरे सीने पर वजन था, मेरा शरीर एक पत्थर की तरह था। अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया था। मैं जल्दी से उठा तो मैं अपने आप को देख करके आश्चर्य में था कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। हाँ, सीने में जरूर कुछ दर्द था, गर्दन में दर्द था, लेकिन वो दर्द इतना ज़्यादा नहीं था जितना मैं अपना जान जैसे मैं दोबारा जन्म पाया हूँ इतना खुशी थी। मुझे तो लगा कि मैं सही में कोई आत्मा तो नहीं बन गया, लेकिन ये मेरा सोचना गलत था। मैं अपने आप को चिकोटी काटने लगा। तब मुझे दर्द हुआ और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ, अभी भी सही सलामत हूँ। अब फिर मैं रुका नहीं, दौड़ लगा दिया। जिधर से आया था भागता ही रहा, भागता ही रहा। मैं पीछे मुड़कर देख रहा था उस पेड़ की तरफ में, लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। आखिरकार मैं ट्रक के पास पहुंच गया। ट्रक का दरवाजा अभी भी खुला हुआ था, चाबी ट्रक के अंदर लगी हुई थी। अब मेरा ये सौभाग्य था कि ट्रक मेरा सही सलामत उस जगह पर खड़ा हुआ था और मैं दौड़ते हुए कहा जाए तो मैं अपने ट्रक के केबिन में पहुंच गया था। ईश्वर का नाम लेकर के मैं ट्रक का स्टार्ट करने लगा। इतना डरा हुआ था कि मैं अब लग रहा था कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं ट्रक चला पाऊंगा? अगर स्टार्ट भी हो गया तो मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या? इतना डरा हुआ था। लेकिन भगवान का कृपा मेरे ऊपर बनी हुई थी। जैसे ही मैं स्टार्ट किया, अब ट्रक तो मेरा स्टार्ट हो गया और इसके साथ पूरी जो लाइट थी जगमग करने लगी। स्पीकर सिस्टम भी आवाज देने लगा। सबसे पहले मैंने स्पीकर को बंद किया और इसके बाद मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया था और मैं कांपते हाथों से ट्रक लेकर के उस जगह से भाग खड़ा हुआ। मैं पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहा कि कहीं वो लड़की मेरी पीछा तो नहीं कर रही है, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मैं उस जगह से जिंदा सही सलामत निकल आया था। मैं एक ढाबे पर जाकर के रुका और ढाबे वाले से मैं सारा अपना दिल का हाल अब बताने लगा। उस ढाबे पर मैं अक्सर खाना खाया करता था, चाय पिया करता था। ढाबे वाला मुझे अच्छी तरह से जानता था और कहने लगा कि भाई, जैसी आप स्टोरी बता रहे हो ना, ये मेरी लाइफ में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसी एक कहानी मैंने आज तक नहीं सुनी जो आपके साथ घटना हुई है। भगवान का आपके ऊपर कृपा बनी रहे, आप उस जगह से जिंदा वापस आ गया। भाई, आज के बाद में जो अपना स्पीकर है, इसको तो ऐसी सुनसान जगह पर बिल्कुल मत बजाना। इसके बाद मैंने वही सीख ले लिया था। ये बात को अपने पिता तक नहीं बताया, अपने परिवार में नहीं बताया। जब काफ़ी साल हो गया था तब एक दिन जिक्र आया था भूत प्रेत के नाम पर, तब मैं अपने पिता के सामने ये सारा बात बताया था। पिता बहुत गुस्से में थे उस टाइम में। कहने लगे कि देख, मैं तुम्हें जो बात बताता था, अगर तू मेरी बात को समझता तो उस रात की घटना तेरे साथ नहीं होती। बेटे, हमारा अनुभव तुम आज भी ले लो, वो आगे चल के तुम्हारा काम जरूर आएगा। इसके बाद में सब कुछ मैं समझ गया था कि जो पिता मेरे कहते हैं मेरे भले के लिए, और उनका अनुभव हमारे लिए तो बहुत बड़ी ज्ञान है। इसके बाद मैं सारी अनुभव पिता से खुद बोल बोल करके आग पूछने लगा कि और क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं ट्रक के लाइन में। सब कुछ वो बताते गए और मैं अपने दिमाग में सहेज कर रखने लगा। तो दोस्तों, ये थी संजय कुमार की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास में ऐसी कोई कहानी हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों, एक नई तरह की कहानी में, नई तरह की घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
नमस्कार।